हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12th की बायोलॉजी है उसका 3rd चैप्टर। सेकेंड चैप्टर तक हमने बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। जो फर्स्ट चैप्टर था वो था जीवों में जनन, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल से वर्णन किया था। और उसके बाद जो सेकंड चैप्टर था वो था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसको हमने बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। अब जो 3rd चैप्टर है वो पढ़ते हैं। तो जो 3rd चैप्टर है उसका नाम है मानव में जनन। तो अब बात आती है जनन की। तो जनन को हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जीवों में जनन, सेकंड हमने पढ़ा था कि पादपों में जनन कैसे होता है। तो दोनों ही जनन आपको पता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता होगा, जिन्होंने देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा उनको नहीं पता होगा। तो आपको, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि जनन किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे शब्द आया है तो मैं फिर से बता देती हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि जो शब्द आए मैं उसके बारे में बताऊं। तो जनन, जनन किसे कहते हैं? मतलब कोई भी जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों में हमने बहुत विस्तार से वर्णन किया था। फर्स्ट चैप्टर में जीवों में जनन के बारे में बताया था, सेकंड चैप्टर में पादपों में जनन। लेकिन अब आया है मानव में जनन। तो मानव में जनन कैसे होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे। जनन आपको समझ में आया? हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि दो प्रकार के होते हैं। पहला था कि लैंगिक जनन, दूसरा था अलैंगिक। लैंगिक में क्या था कि लैंगिक में था कि इसमें निषेचन होता है। लेकिन जो अलैंगिक था उसमें क्या होता है कि उसमें निषेचन नहीं होता है, बल्कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि उसमें नए जीव का निर्माण होता है। अब विभाजन जरूरी नहीं कि अर्धसूत्री ही हो, लेकिन विभाजन होता है, ये फिक्स है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ऐसे बहुत सारे जीव थे, आपको पता होगा। लेकिन ये सब जितने भी जीव थे उनमें हमने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन कैसे होता है। इनमें विभाजन होता है, विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, उसी जीव से नए जीव का निर्माण होता है। जैसे कि हमने अमीबा में पढ़ा था कि अमीबा में विभाजन होता है, विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, उसी से दो संततियों का निर्माण होता है। लेकिन जो हमने लैंगिक जनन पढ़ा था उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में होता है कि उसमें क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन के फलस्वरूप क्या होगा कि नए युग्मक का निर्माण होगा, यानी कि नए जीव का निर्माण होगा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि निषेचन क्या है? बार बार वर्ड आ रहा है निषेचन। तो निषेचन को भी मैंने हजारों बार बताया है, लेकिन यहाँ पे फिर से वर्ड का नाम आ चुका है तो मैं आपको बता देती हूँ। निषेचन में क्या होता है कि एक अगुणित नर होता है, एक अगुणित मादा होती है। दोनों में ही क्या होता है, संलयन होता है। संलयन के फलस्वरूप क्या होता है कि युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण से क्या होता है कि नए जीव का निर्माण होता है। ये बातें आपको पता थी? नहीं पता तो नोट कर लो, मैंने कई बार नहीं बल्कि हजारों बार आपसे डिस्कस किया है। जिनको याद था अच्छी बात है, जिनको नहीं याद था वो याद कर ले। तो अभी हम पढ़ चुके हैं जनन किसे कहते हैं, जनन की कितनी विधियां होती है और उनमें कैसे जनन होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। जनन तक कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो जनन के दो ही प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहेंगे 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि कायिक जनन भी आता है। लेकिन कायिक जनन को क्या किया गया कि जो अलैंगिक जनन था उसमें डाल दिया गया। जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अंडज, दूसरा होता है जरायुज। तो अंडज में क्या होता है कि जो मादा होती है वो क्या करती है कि अंडे को जन्म देती है। अंडज नाम ही से पता चला है कि अंडे को जन्म देगी, ना कि शिशु को। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है जरायुज। इसमें क्या होता है कि जब एक में अंडे का निर्माण होगा तो दूसरे में क्या होगा कि शिशु का निर्माण होगा, बल्कि अंडे का निर्माण नहीं होगा। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। अंडज में क्या होता है कि जो मादा होती है वो क्या करती है, अंडे को जन्म देती है। जैसे कि आपको पता है जैसे मुर्गी, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, चिड़िया होती है, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि अंडे को जन्म देते हैं। लेकिन
बहुत सारे मतलब ऐसे भी होते हैं जो कि शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि गाय या मनुष्य में बात किया जाए तो मनुष्य तो हमेशा ही शिशु को जन्म देता है। तो मनुष्य में क्या होता है कि हमेशा शिशु का निर्माण होता है, तो ये कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं। लेकिन जो लोग अंडे को जन्म देते हैं, शिशु को नहीं देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। अब अगर हम बात करें कि जो अनिषेक जनन हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है या अलैंगिक, मैं आपसे पूछ रही हूँ। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि लैंगिक होता है, कुछ लोग कहेंगे अलैंगिक होता है, कुछ कहेंगे कि हमको पता ही नहीं क्योंकि मैंने वो लेक्चर पढ़ा ही नहीं, या फिर वो कहेंगे कि मेरे को नहीं पता, मैं भूल गया, या फिर कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कंफ्यूजन है। तो उन सब से मैं बता दूं कि जो अनिषेक जनन है उसमें क्या होता है। अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के ही जब यूनस का निर्माण होता है या संतति का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। तो अनिषेक जनन का मतलब आप समझे, इसमें संलयन तो नहीं होगा यानी कि निषेचन तो नहीं होगा, लेकिन युग्मनज का निर्माण होगा। और इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि युग्मनज का निर्माण हुआ है तो ये लैंगिक जनन ही होगा, नहीं। जब तक कि संलयन ना हो और संलयन के फलस्वरूप क्या हो कि युग्मनज का निर्माण ना हो, तब तक हम नहीं कह सकते कि ये लैंगिक जनन है। इसलिए जो अनिषेक जनन है वो कौन सा प्रकार के अंतर्गत आता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो मानव जनन चैप्टर है उसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत पढ़ना है कि जो नर होता है और जो मादा होती है उसमें कौन से जननांग होते हैं जनन करने के लिए। तो सबसे पहले जो नर होता है, नर में क्या होता है, शुक्राणु होता है। आपको पता होगा क्योंकि बचपन से तो नहीं, लेकिन हाँ जब से आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तब से बार बार ये शुक्राणु वर्ड आता होगा, तो आपको पता होगा। और आपने ये भी जाना होगा कि जो मादा होती है, मादा में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। आपको पता है, कई बार बताया है मैंने, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंतर्गत भी बताया था। तो इसमें क्या था, जो नर जनन अंग होता है शुक्राणु, वो पुरुषों में कब तक बनता है, जब तक कि जो नर बूढ़ा नहीं हो जाता तब तक बना करते हैं। बूढ़ा होने का मतलब क्या है कि 80 से 90 साल। पुरुष में जो शुक्राणु बनते हैं वो 80 से 90 साल तक बनते रहते हैं। मतलब जो एक पुरुष होता है वो जनन कब तक कर सकता है, जब तक कि वो बूढ़ा नहीं होता है। इनमें शुक्राणु लगातार बनते रहते हैं। लेकिन जो मादा होती है यानी जो स्त्री होती है उसमें क्या होता है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या होता है, अंडाणु बनना स्टार्ट होते हैं। जब अंडाणु एक स्त्री के शरीर में बनते हैं तो क्या होता है कि बनेंगे तो बनते रहते लगातार, 12 से 13 वर्ष की उम्र में बनना स्टार्ट होते हैं। तो वो क्या होता है, वहीं ठहरेंगे तो है नहीं, तो क्या करेंगे, वो शरीर से बाहर निकलेंगे। और जब एक स्त्री के शरीर से जब अंडाणु बाहर निकलते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। अभी रजोदर्शन क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अभी आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि रजोदर्शन कहते हैं, अगर किसी स्त्री के शरीर में अंडाणु बनते हैं तो वो 12 से 13 वर्ष की उम्र में बनते हैं। और जब 12 से 13 वर्ष की उम्र में बनना स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है कि ये शरीर से बाहर निकलते हैं। जब अंडाणु शरीर से बाहर निकलेंगे तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। अब एक जो स्त्री है उसके शरीर में जो अंडाणु 12 से 13 वर्ष की उम्र में बनना तो स्टार्ट हो जाते हैं, पर कब तक बनते हैं, तो जो अंडाणु होते हैं वो लगभग 50 वर्ष की उम्र तक बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये बनते नहीं हैं। और अगर नहीं बनेंगे तो मतलब एक स्त्री जो है उसमें जो जनन करने की जो क्षमता होती है वो लगभग 50 वर्ष तक होती है। लेकिन जबकि जो पुरुष होता है वो क्या करता है कि जब तक कि वो बूढ़ा नहीं हो जाता है, मतलब 80 से 90 साल तक उसमें जनन करने की क्षमता पाई जाती है और 80 से 90 साल तक वो जनन कर सकता है, उसमें शुक्राणु लगातार बनते रहते हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। तो अब हम डिस्कस करते हैं नर जनन तंत्र। बहुत सिंपल टॉपिक है, चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो नर जनन तंत्र होता है उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले जो डिस्कस करने वाली बात है कि जो नर जनन तंत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से, पहला कि प्राथमिक जननांग जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य जननांग भी कहते हैं। प्राथमिक या मुख्य जननांग एक ही हो गया। दूसरा कौन सा है, सहायक जननांग।
तो सहायक जननांग कौन से होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका टॉपिक आता है तब हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि प्राथमिक जननांग, जिसे हम मुख्य जननांग भी कहते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो प्राथमिक जननांग जो होता है वो होता है वृषण। तो वृषण के क्या क्या कार्य होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये युग्मक का निर्माण करते हैं। युग्मक का निर्माण करेंगे तो क्या होगा कि नया जीव बनेगा। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है कि ये क्या करते हैं कि नर जो हार्मोन्स होते हैं उसको बनाते हैं। तो जो नर हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो जो नर हार्मोन्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं। आपने एंड्रोजन भले ही ना सुना हो लेकिन टेस्टोस्टेरॉन जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से टेस्टोस्टेरॉन जरूर सुना होगा। तो वृषण के दो ही कार्य हैं, पहला है कि युग्मक का निर्माण करता है, दूसरा कि ये क्या करता है कि नर हार्मोन्स का निर्माण करता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, जिसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई, एंड्रोजन हिंदी वर्ड है और टेस्टोस्टेरॉन इंग्लिश शब्द है। तो ये समझ में आया, तो आगे डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि जो टेस्टोस्टेरॉन है वो क्या करता है, किस लिए ये नर हार्मोन्स कहलाता है। तो बहुत 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 सिंपल चीज है कि इसके द्वारा क्या होता है कि ये नर में द्वितीयक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। अब ये द्वितीयक लक्षण क्या है, मतलब कि एक जो बालक होता है वो कैसे नर में परिवर्तित होता है। तो परिवर्तित होने का क्या कारण है, एक छोटा सा बच्चा एक कैसे एक यंग पुरुष में परिवर्तित होता है, तो वो किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरॉन यानी कि एंड्रोजन के कारण। तो उसके कारण क्या होता है कि जो एक बालक होता है जब वो किशोरावस्था में जाता है तो क्या होता है कि उसका कंधा चौड़ा हो जाता है। पहले वो छोटा सा होता है लेकिन बाद में उसका जो कंधा होता है वो चौड़ा हो जाता है। दूसरा क्या है कि उनमें जो बाल होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब एक छोटे से बच्चे में क्या होता है कि नॉर्मल शरीर होता है, लेकिन जब वो यंग होता है तो क्या होता है कि उनके बहुत जगह पे ऐसा होता है कि बाल उत्पन्न हो जाते हैं। और क्या होता है, कंठ भारी हो जाता है, मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है उसकी आवाज़ बहुत क्यूट सी होती है, लेकिन जब वो किशोरावस्था में जाता है और एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन के कारण क्या होता है कि उसका कंठ भारी हो जाता है, यानी कि एक बच्चे की आवाज़ से वो क्या होता है कि एक पुरुष की आवाज़ में परिवर्तित हो जाता है। और कंधा चौड़ा होना, बालों का उत्पन्न होना और आवाज़ में परिवर्तित होना, ये सब किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरॉन यानी कि एंड्रोजन के कारण। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। और जो टेस्टोस्टेरॉन है वो क्या करता है कि द्वितीयक लक्षणों को प्रदर्शित करता है। द्वितीयक लक्षण कौन से होते हैं, यही कि कंधा चौड़ा होना, बालों का उत्पन्न होना, कंठ भारी होना, ये सब द्वितीयक लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं वृषण की संरचना। तो यहाँ पे जो वृषण की संरचना है उसमें दो तीन जो बातें हैं वो ध्यान रखने वाली है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो सबसे पहले जो वृषण की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। उसके बाद जो दूसरी बात है वो क्या है कि स्थिति, जो इसकी स्थिति होती है वो कहाँ पे होती है, शरीर के श्रोणि क्षेत्र में। श्रोणि क्षेत्र का मतलब दोनों पैरों के बीच में होती है। श्रोणि क्षेत्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पेल्विक रीजन भी कहते हैं। आपने पेल्विक रीजन कहीं ना कहीं वर्ड सुना होगा, नहीं तो आपके टीचर ने बताया होगा, तो आपको पेल्विक रीजन पता होगा। और जो यहाँ पे रंग है वो कैसा होता है, गुलाबी। लंबाई कैसी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। उत्पत्ति जो होती है वो होती है भ्रूणीय मेसोडर्म में। और जो आकार होता है वो कैसा होता है, अंडाकार। तो वृषण की संरचना में ये इतने पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, संख्या कैसी होती है, एक जोड़ी होती है। स्थिति कैसे होती है, श्रोणि क्षेत्र में होती है। रंग कैसा होता है, गुलाबी। लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। जो उत्पत्ति होती है वो होती है भ्रूणीय मेसोडर्म में। और जो आकार होता है वो कैसा होता है, अंडाकार। तो ये इतने पॉइंट आपको समझ में आए। तो अब मैं आपको समझाती हूँ इसका डायग्राम्स, ताकि आपको बहुत बेहतर समझ में आए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो वृषण की संरचना होती है वो कैसे होती है। तो चलिए मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। एक पुरुष का शरीर ऊपर से कुछ ऐसा होता है,
यहाँ पे क्या होता है कि 2 छिद्र होते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ये क्या होता है। सकते जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उदर गुहा, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एब्डोमिनल कैविटी। तो ये उदर गुहा जिससे हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, उदर गुहा। और उसके बाद हम बात करते हैं जो ये 2 खुली संरचना होती है, ये क्या होती है, वृक्षणाल होती हैं। सिंपल सी बात है, बस आपको डायग्राम समझना है, बाकी आप पूरी संरचना को अपने मन से विस्तार से वर्णन कर दोगे। जो ये 2 खुले पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, वृक्षणाल कहते हैं। और आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये जो खुले पार्ट है इसका काम क्या होता है। ये क्या करती है, जो उदर गुहा होती है इनके पास ऐसे 2 पेशियां होती हैं। ये क्या करती हैं, ये पेशियां इनमें प्रवेश करती हैं और ऐसे जाकर यहाँ से निकलकर वापस यहाँ पे जाती हैं। ये दोनों ही क्या करती हैं, ऐसे इसके अंदर प्रवेश करती हैं। ये इसके अंदर से होकर ये दूसरी वाली से निकलकर ऐसे शरीर के बाहर जाती है। ये इसको प्रवेश करने के लिए ये यहाँ पे 2 खुले पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं जो बाहर वाली जो पेशी है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रीमेस्टर मसल। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई, इसको हम क्या कहते हैं, क्रीमेस्टर मसल कहते हैं। ये किसकी बनी होती है, तो ये कंकालीय पेशी की बनी होती है। कंकालीय पेशी कैसी होती है, ऐच्छिक पेशी होती है, मतलब ये इच्छा के अनुसार कार्य कर सकती है। अब जो पेशी होती है 2 होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक किसे कहते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करती है, यानी कि जैसे कि अगर हमारा मन किया हम अपना हाथ उठा लेते हैं, हमारा मन किया हम कहीं चले जाते हैं, तो हमारे इच्छा के अनुसार हमारे पैर काम करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार हमारा हाथ खड़ा हो जाता है। ऐसे ही ऐच्छिक पेशी होती है, मतलब इच्छा के अनुसार काम करने वाली पेशियां। लेकिन अनैच्छिक मतलब क्या होता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, जैसे कि हमारा दिल का धड़कना, हम दिल की धड़कनों को रोक नहीं सकते, ये अनैच्छिक पेशी है। जैसे कि हमारी आंख का झपकना, कोई भी चीज़ हमारी आंख में पड़ती है उससे पहले ही हमारी आंख समझ जाती है कि हाँ कुछ गिरने वाला है, वो तुरंत झपक के बंद हो जाती है। वो कैसी पेशी होती है, अनैच्छिक। जो इच्छा के अनुसार काम ना करे उसे हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशी। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है कि जो बाहर की ओर जो पेशी होती है, जो यहाँ से 2 पेशियां आई हैं जो बाहर की ओर होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रीमेस्टर मसल कहते हैं। और अंदर की ओर जो पेशी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डार्टोस पेशी। ये सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है, डार्टोस पेशी कहेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो ये है इसको हम क्या कहते हैं, वृषण खोल कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वृषण खोल कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। वृषण खोल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर सेल भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, टेस्टिकुलर सेल। टेस्टिकुलर सेल, सेल की यहाँ स्पेलिंग SHELL है। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको उदर गुहा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे 2 खुले हुए पार्ट होते हैं, यानी कि जिससे कि 2 पेशियां अंदर जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वृषणाल कहते हैं। और उसके बाद जो बाहर की जो पेशी होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रीमेस्टर मसल कहते हैं, जो कि कंकालीय पेशी की बनी होती है। उसके बाद जो अंदर वाली पेशी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डार्टोस पेशी कहते हैं। उसके बाद जो ये इतना पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, वृषण खोल कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर सेल कहते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे 2 वृषण होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। ये वृषण हो गया जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। वृषण जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। और अगर हम बात करें जो ये उदर गुहा है, उदर गुहा का जो तापमान होता है वो कितना होता है, यानी कि टेम्परेचर, तो तापमान यहाँ पे हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें कि जो ये है यानी कि उदर गुहा,
और जो व्रेसड जो है ये शरीर के बाहर क्यों होता है, ये उदर गुहा के अंदर ही क्यों नहीं होता है व्रेसड। तो इसका बहुत सिंपल सा अर्थ है कि जो व्रेसड होता है उसको कम ताप चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसके अंदर तो व्रेसड रह नहीं सकता, इसको कम ताप चाहिए। तो कम ताप के लिए ये क्या करता है कि उदर गुहा से बाहर आता है, और बाहर आने के बाद क्या होता है कि इसमें 35 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान। और क्या होता है कि इसलिए शरीर से बाहर होता है, शरीर के अंदर होगा तो क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, तो ये ह्यूमनस का निर्माण नहीं कर पाएगा। इसलिए ये क्या करता है कि उदर गुहा के अंदर नहीं होता है, क्योंकि वहां पे तापमान अधिक होता है, इसे कम तापमान चाहिए होता है, इसलिए ये शरीर के बाहर यानी कि उदर गुहा के बाहर होता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे हमारी उदर गुहा यानी कि जो ये है, ये किसकी बनी होती है, तो ये कंकालीय पेशियों की बनी होती है। उदर गुहा कंकालीय पेशियों की बनी होती है, यानी कि ये ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है। कंकाल जो पेशी होती है वो किसकी बनी होती है, ऐच्छिक पेशी की बनी होती है। तो ये सिंपल सी बात है कि अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो उदर गुहा होती है उसके नीचे की तरफ 2 छिद्र होते हैं, यानी कि 2 खुला हुआ पार्ट होता है। इससे क्या होता है, 2 पेशियां अंदर जाती हैं। जो बाहर की जो पेशी होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रीमेस्टर मसल कहते हैं, जो कि कंकालीय पेशियों की बनी होती है। जो अंदर की जो पेशी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डार्टोस पेशी कहते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों पेशियां क्या करती हैं, वृक्षण खोल के चारों ओर चली जाती हैं। चारों ओर जाने के बाद ये वापस बाहर निकल जाती है। वृक्षण खोल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर सेल कहते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वृक्षण खोल से जब दोनों पेशियां अंदर जाती हैं तो ये जो वृषण है इससे होती हुई यानी कि इसके बगल से होती हुई ये बाहर निकल जाती है। और आपको ध्यान रखना है कि जो उदर गुहा है, उदर गुहा में क्या होता है कि जो इसका तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो वृषण होता है उसको कम ताप चाहिए, इसलिए ये उदर गुहा से बाहर आता है। बाहर आके क्या करता है कि 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रहता है। सर्दियों के मौसम में तो और कम ताप हो जाना चाहिए, लेकिन इसको 35 डिग्री सेल्सियस ही ताप चाहिए। तो क्या होता है, सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि जो ये वृषण होता है ये क्या होता है कि ये इसकी ओर खींचता है। इनकी ओर जब आएगा तो क्या होगा, इनको थोड़ी बहुत गर्माहट मिलेगी या कैसे थोड़ा बहुत तापमान मिलता है। और जब थोड़ा बहुत तापमान मिलता है तो क्या होता है कि ह्यूमनस का निर्माण करता है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो डार्टोस पेशी होती है और जो ये मेस्टर पेशी होती है, ये दोनों क्या करती हैं, ये वृषण की पोजीशन बनाए रखने के लिए काम करती है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं आगे आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे जो आगे बात आपको ध्यान रखनी है वो कौन सी है कि जो उदर गुहा होती है, उदर गुहा से जो वृषण होता है वो बाहर आ जाता है उदर गुहा से। क्यों, क्योंकि उसे 37 डिग्री सेल्सियस उदर गुहा में तापमान होता है, उससे कम तापमान चाहिए होता है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस। इसलिए वो क्या करता है कि बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद क्या होता है, वृषण खोल होता है, उसके अंदर जो वृषण उपस्थित होता है, वृषण वापस उदर गुहा में ना जा सके, इसलिए क्या होता है कि वो एक संरचना पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि वो वृषण को अपने से चिपकाए रखती है। और जब अपने से चिपकाए रखेगी तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गुबरनेकुलम। तो गुबरनेकुलम में क्या होता है कि ये वृषण को अपने से चिपकाए रखती है, जिससे क्या होता है कि जो वृषण होता है वो उदर गुहा में नहीं जा सकता है। ये कब होता है, 7वें महीने में ऐसी सब होता है कि 7वें महीने में जो वृषण होता है वो उदर गुहा से बाहर वृषण खोल की तरफ आता है। और वृषण खोल में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम गुबरनेकुलम कहते हैं, जो कि वृषण को अपने से चिपकाए रखती है, जिससे क्या होता है वृषण वापस उदर गुहा में नहीं जा सकता है। और आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि जो वृषण खोल होता है उसमें 2 परतें पाई जाती हैं। जो एक परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका। जो पहली परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका। जो पहली परत होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जो दूसरी परत होती है वो भी क्या होती है, ट्यूनिका वेजिनलिस। तो ये सिंपल सी बात है, 2 परतें पाई जाती है। पहली जो होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जो दूसरी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनलिस। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई।
कोई आपसे ये पूछ ले कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है और जो ट्यूनिका वेजिनलिस है ये कहाँ पाई जाती है, तो जो वृषण खोल होती है उसके बाहर की तरफ एक संरचना होती है और इसके अंदर की ओर एक संरचना होती है। मतलब वृषण खोल की दो संरचना होती है या दो परत होती है। जो बाहर की ओर जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, और जो अंदर की ओर जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनलिस कहते हैं। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त है। चलिए आगे जो संरचना है यानी कि आंतरिक संरचना उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो आंतरिक संरचना है उसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे आंतरिक संरचना लिख देती हूँ। जो यहाँ पे जो आंतरिक संरचना है इसमें क्या होता है कि इसमें जो वृषण खोल जो होता है उसमें क्या होता है, वृषण उपस्थित होता है। अब इसकी आंतरिक संरचना मतलब वृषण के अंदर क्या क्या होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कि वृषण कैसे होता है, कौन सी परत होती है, उसके बाहर क्या होता है, उदर गुहा क्या होता है, उसका तापमान कितना होता है, वृषण क्यों बाहर आ जाता है उदर गुहा से, ये सब कुछ डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे आंतरिक संरचना। आंतरिक में क्या होता है, जो वृषण होता है, वृषण के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कोष्ठ उपस्थित होते हैं, वृषण कोष्ठ। इसमें क्या होता है, जो एक वृषण कोष्ठ होता है, एक ही वृषण कोष्ठ में क्या होता है 250 संख्या होती है इनकी। एक वृषण कोष्ठ के अंदर कितनी संख्या होती है, 250 होती है। और अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो वृषण कोष्ठ है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे वृषण कोष्ठ उपस्थित होते हैं। यहाँ पे मैंने वृषण लिखा है, यहाँ पे कोष्ठ लिख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या होता है, उस वृषण कोष्ठ में बहुत छोटी महीन नलिकाएं होती हैं। अब महीन नलिकाओं में क्या होता है, ये महीन बहुत सारी नलिकाएं होती हैं। उन महीन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, शुक्रजनन नलिकाएं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, शुक्रजनन नलिकाएं। शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। ये सिंपल सी बात समझ आई। आंतरिक संरचना के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, जो वृषण खोल होता है उसके अंदर जो वृषण उपस्थित होता है, वृषण में क्या होता है, बहुत सारे, वो एक ही वृषण में क्या होता है, बहुत सारे वृषण कोष्ठ पाए जाते हैं। एक वृषण कोष्ठ के अंदर 250 की संख्या में उपस्थित होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उस वृषण कोष्ठ के अंदर क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। और उन नलिकाओं में क्या होता है कि 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। नलिकाएं का मतलब 1 से 3 शुक्रजनन नलिका होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, शुक्रजनन नलिका कहते हैं। ये सिंपल सी बात समझ में आई। अगर अब हम बात करें शुक्रजनन नलिका, अगर हम उसको काट दें तो क्या होता है, यहाँ पे मैं बनाती हूँ। तो वो क्या होती है कि गोल संरचना दिखाई देती है। तो क्या होता है, उसके अंदर दो परत होती हैं। जो बाहर की ओर जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकम प्रोपिया कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ट्यूनिकम प्रोपिया। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई, प्रोपिया, यहाँ पे या लिख लीजिएगा। आपको समझ आई कि अगर हम शुक्रजनन नलिका को काटते हैं तो क्या होता है कि गोल संरचना दिखाई देती है, इसमें दो परत होती है। बाहर वाली जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकम प्रोपिया कहते हैं, और जो अंदर वाली परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, उपकला कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। इसके अंदर की ओर कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका ये हो गई, ये बड़ी होती है, और इसी के बीच में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सिंपल सी बात समझ में आई। जो ये बड़ी कोशिका है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्टोली कोशिका। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सर्टोली कोशिका। और जो छोटी कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं शुक्रजन कोशिका। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, शुक्रजन कोशिका। आपको समझ में आया। जब हम एक नलिका को काटते हैं तो गोल संरचना दिखाई देती है, इसमें दो परत होती है। बाहर की ओर जो परत होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिकम
प्रोपिया जो अंदर की ओर होती है उसको हम कहते हैं उपकला। इसमें क्या होता है, दो कोशिकाएं दिखाई देती है। जो बड़ी कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिका। इसी के बीच में छोटी छोटी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, शुक्रजन कोशिका कहते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, शुक्राणु होते हैं उनको क्या करती हैं कि पोषण देती है। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, शुक्राणु को पोषण देती हैं। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी बात है कि मान लो ये शुक्रजन कोशिका है, इसके बीच में क्या होगा कि और कोशिकाएं पाई जाएंगी, यहाँ कोशिकाएं पाई जाएंगी, तो उन कोशिका को हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। आपको समझ में आया कि जो शुक्रजन कोशिका होती है उसके अंदर एक और कोशिका पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती है वो क्या करती हैं, नर हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। नर हार्मोन्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, टेस्टोस्टेरोन जिसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन भी कहते हैं। ये मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। जो नर हार्मोन्स होते हैं उनका निर्माण कौन करता है, लीडिंग कोशिकाएं कहती है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं, शुक्राणुजन कोशिका के अंदर उपस्थित होती है। सिंपल सी बात आपको समझ में आई। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, तो ये संयोजी ऊतक की बनी होती है। संयोजी ऊतक की बनी होती है। सिंपल सी बात आपको समझ में आई। और क्या करती हैं ये, जब नर हार्मोन्स का निर्माण होगा तो क्या होगा कि ये क्या करती है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं, यानी कि कंधा चौड़ा होना, कंठ का भारी होना, शरीर पर बालों का उत्पन्न होना। इसलिए द्वितीयक लक्षणों को उत्पन्न करती है क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो एक पुरुष में बदल सके, इसलिए ऐसी क्रिया होती है जिससे क्या होता है कि एक जो छोटा सा बच्चा होता है वो एक वयस्क पुरुष के रूप में बदलता है। तो वो किसके कारण होता है, वो टेस्टोस्टेरॉन के कारण होता है। टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण कहाँ से होता है, लीडिंग कोशिकाओं से होता है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ होती है, शुक्रजन कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होती हैं। जो लीडिंग कोशिकाएं होती है वो किसकी बनी होती है, संयोजी ऊतक की बनी होती है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। मैं फिर से दोहरा देती हूँ फटाफट ताकि आपको सब कुछ याद आ जाए। आंतरिक संरचना में क्या होता है, जो वृषण खोल होता है उसके अंदर जो वृषण उपस्थित होता है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे वृषण कोष्ठ उपस्थित होते हैं। तो क्या होता है, एक वृषण कोष्ठ में 250 की संख्या में उपस्थित होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक जो वृषण कोष्ठ होता है उसके अंदर क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसके अंदर क्या होता है 1 से 3 होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जो नलिकाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, शुक्रजन नलिकाएं कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर हम एक नलिका को काटेंगे तो क्या होता है कि ये गोल सी संरचना दिखाई देती है। जो गोल सी संरचना होती है उसके अंदर क्या होता है, 2 परतें पाई जाती है। जो बाहर की ओर होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकम प्रोपिया कहते हैं। जो अंदर की ओर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उपकला कहते हैं। इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं ये 4 उपस्थित है, इनको हम क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं, जो कि क्या करती है, शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है। और जो छोटी छोटी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जैसे कि यहाँ उपस्थित है, इनको हम क्या कहते हैं, शुक्रजन कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन शुक्रजन कोशिकाओं में क्या होता है, एक और कोशिका उपस्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिका कहते हैं। लीडिंग कोशिका किसकी बनी होती है, संयोजी ऊतक की बनी होती है। संयोजी ऊतक, लीडिंग कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। और क्या होता है कि जो जो लीडिंग कोशिकाएं होती है वो क्या करती हैं कि नर हार्मोन्स का निर्माण करती है। नर हार्मोन से क्या होता है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण होता है। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कंधा चौड़ा होना, कंठ का भारी होना, शरीर पर बालों का उत्पन्न होना। ये सब क्या होता है, निशानी होती है कि एक बच्चा पुरुष में बदल रहा है। तो ये सब होता है। और जब ये सब लक्षण आते हैं तो वो किसके कारण आते हैं, वो टेस्टोस्टेरॉन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, एंड्रोजन भी कहते हैं, आपको पता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में कोई ऐसा बहन भाई है जो कि क्लास 12th में है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, उसके साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।